हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो पिछले लेक्चरों में हमने हिस्ट्री कंप्लीट किया था। हिस्ट्री में एक लेक्चर चल रहा था, ठीक है। हमने उसे कंप्लीट करा, उसके क्वेश्चंस कराए। उससे पहले हमने ज्योग्राफी पढ़ाया था, ठीक है। तो ज्योग्राफी में हम लोग का अल्टरनेट पे चल रहा है, ठीक है। ज्योग्राफी हिस्ट्री ऐसे अल्टरनेटिंग में चल रही है। तो आज हमें ज्योग्राफी का टर्न है, ठीक। तो ज्योग्राफी में हमने पिछली कक्षाओं में एक तरीके से जो भी पिछली कक्षाओं में हम लोग मृदा के बारे में हम सीरियल वाइज ऐसे पढ़ा रहे हैं, मतलब कि लोगों को या लोग जो पढ़े वो समझ में आएगी क्या चीज़ कैसे हैं, या भारतीय उपमहाद्वीप में या वर्ल्ड में, ठीक है। पहले हमने मानसून पढ़ाया, एक तरीके से पहले फिजिकल डिवीजन पढ़ाया, फिर मानसून पढ़ाया, फिर मृदा पढ़ाया। आज हम वेजिटेशन या प्राकृतिक वनस्पति के बारे में चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो उससे पहले मैं कुछ चीजों को बताऊंगा। देखिए, कोई भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, जीएस का पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है वर्तमान समय में, क्योंकि अब ये नहीं कि जीएस के पोर्शन को छोड़ के आदमी चला जाए किसी भी एग्जाम में। ऐसा आप बिल्कुल मत करिए, क्योंकि मैथ जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही जीएस इंपॉर्टेंट है, जितना इंग्लिश इंपॉर्टेंट है उतना ही जीएस इंपॉर्टेंट है। या स्टेट लेवल में अगर आप आएंगे तो हिंदी भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना आपका मैथ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट किसी एक को छोड़ के जाएंगे तो स्कोर नहीं कर पाएंगे और कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। प्राकृतिक वन या प्राकृतिक वनस्पति, ठीक। वनस्पति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक वातावरण में जो विदाउट ह्यूमन इंटरफेयर के जो वनस्पति उगती हैं, जहां मानव हस्तक्षेप नहीं होते, उसको प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। इसमें देखिए दो तरीके से होता है। एक होता है प्राकृतिक वनस्पति होता है, जहां पर दूर दराज इलाके या जंगल या पहाड़ पर जो वनस्पति, हमें कभी किसी क्षेत्र में जाएंगे घूमने के टूरिज्म के तौर पर या कहीं, तो आप देखेंगे वहां संघनन वनस्पतियां पाई जाती है, ठीक। संघनन वनस्पति क्यों पाई जाती है? क्योंकि वहां ह्यूमन इंटरफेयर कम से कम होता है, जिसके कारण अपने जो क्लाइमेट या जो जलवायु में एक तरीके से जो जलवायु या मिट्टी मिलती है, उन्हीं मृदाओं में एक तरीके से उनका ग्रोथ होता है, ठीक। ये एक तरीके से आप देखेंगे, ये तो प्राकृतिक वनस्पति हो गई। लेकिन एक होता है जो मानव द्वारा लगाया जाता है, जैसे कि जैसे मैंने यहाँ लिखा है, एक होता है आरक्षित वन, एक होता है संरक्षित वन। आरक्षित वन एक तरीके से गवर्नमेंट के प्रोटेक्टेड एरियाज में होते हैं, मतलब जहाँ ह्यूमन इंटरफेयर नहीं होता है। एक तरीके से कोई इंपॉर्टेंट या स्पीसीज प्लांट की है जो एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, उनको रिजर्व करने के लिए, ठीक, जहाँ पर कोई ह्यूमन इंटरफेयर नहीं होता। लेकिन वही संरक्षित वन है। आप लोगों ने जूलॉजी एक तरीके से बॉटनी में पढ़ा होगा। होता क्या है, कोर होता है, ट्रांजिशन जोन होता है, बफर जोन होता है। मतलब कोर जोन में कोई अलाउ नहीं होता है, और बफर जोन में आपको रिसर्च या एक तरीके से ग्रेजिंग या एक तरीके से इमारती लकड़ी काटने का या ये पशु चारण के लिए थोड़ी सी छूट मिलती है, ये चीजें हैं। संरक्षित वन वो होता है, मतलब कि ये प्राइवेट भी हो सकता है, ठीक, जहाँ पे लोगों को मतलब थोड़ी सी छूट मिलती है। आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। परिभाषा मैंने बताया, प्राकृतिक वनस्पति का मतलब होता है कि वह स्थान जहां पर प्राकृतिक वनस्पति बिना मानव हस्तक्षेप के उगती हैं या एक तरीके से ग्रोथ होती हैं, उन्हें एक तरीके से प्राकृतिक वन या प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, ठीक। सबसे पहला उसमें क्या है, सदाबहार वन। इसको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप लोग लिख लीजिएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का मतलब क्या होता है? देखिए, कोई भी चीज आप पढ़े ना तो मैप के थ्रू पढ़े, क्योंकि ज्योग्राफी टोटली मैप पे बेस्ड है, ठीक है। अब बोल रहा क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। आप कभी ग्लोब में पढ़ेंगे, ये ग्लोब है जैसे, ठीक, मैं ग्लोब बता रहा हूं, ये है भूमध्य रेखा, ठीक। मध्य रेखा के पास, भूमध्य रेखा के पास का वह क्षेत्र जहां पर कम दाब होता है, जिसके कारण बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं, जिसके कारण इन क्षेत्रों में, तो इसीलिए सदाबहार इन क्षेत्रों में देखेंगे बारिश बहुत ज्यादा होती है, ठीक। इसीलिए उष्णकटिबंधीय इंडिया, मतलब इंडिया को अगर ग्लोब पे देखेंगे तो एक तरीके से कर्क रेखा होकर यहीं से गुजरी है, ठीक है, भूमध्य रेखा के ऊपर। ये एक तरीके से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार, इनमें आप देखेंगे सालों भर एक तरीके से हरी भरी रहती है वनस्पति। इनके जो एक तरीके से पत्ते होते हैं वो पूरी तरीके से गिरते नहीं है, झड़ते नहीं है। अपने एक तरीके से जैसे शुष्क मौसम में भी एक तरीके से पूरे पत्तों को ड्रॉप आउट नहीं कर पाती है, ठीक है। ये अफिन होता है। एक आता है आर्द्र पर्णपाती वन, एक तरीके से इन्हें मानसूनी वन भी बोलते हैं, मानसूनी वनस्पति बोलते हैं। मानसूनी वनस्पति क्यों बोलते हैं? इनका कारण पीछे क्या है, जब ये शुष्क मौसम आता है तो जल संरक्षित रखने के लिए एक तरीके से पूरी तरीके से पत्तियों को ये झाड़ देती है, इसलिए मानसूनी पर्णपाती। इनमें दो टाइप के हैं, कौन कौन से? आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। आर्द्र पर्णपाती का मतलब होता है कुछ एक तरीके से मॉइस्चर होता है, और शुष्क का मतलब शुष्क, मतलब कि इनकम्पेरेटिवली में मतलब शुष्क पर्णपाती थोड़ा सा पानी कम या थोड़ी सी जलवायु इनको कम मिलती है, ठीक है। देखिए, वेजिटेशन को इफेक्ट करने वाले दो चीजें हैं, या वनस्पति जितने भी कहीं भारतीय उपमहाद्वीप या भारत में देखेंगे
एक तरीके से इंडिया क्या है, भौगोलिक विविधता वाला क्षेत्र है, ठीक। भौगोलिक विविधता क्षेत्र क्यों? क्योंकि इंडिया में जो स्थलाकृति है, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, ठीक। उनके कारण आप जब देखेंगे तो ये देखिए पर्वतीय वन है, ठीक, मैं लिख दे रहा हूं तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये पर्वतीय वन है, ठीक, और ये है पर्णपाती वन, ये है उष्णकटिबंधीय वन, ये वही है, ठीक। ठीक हो गया, ठीक है। और एक बचता है थोड़ा सा, ये अंडमान का क्षेत्र है, ये भी एक तरीके से उष्णकटिबंधीय वन में ही आता है। और एक तरीके से ये क्षेत्र है जो ये कोस्टल प्लेन जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, वेस्ट बंगाल का क्षेत्र, ये आएगा आपका मैंग्रोव में। देखिए ये चीजें आप नोट डाउन करके, जो भी चीजें जैसे आप मैप के थ्रू अगर आप लिख लेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा किस स्टेट में कैसी मतलब कैसी वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती, सबसे बड़ा बात आता है कि भारतीय उपमहाद्वीप या भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्र पर जो वनस्पति पाई जाती है वो पर्णपाती, आर्द्र पर्णपाती। एक तरीके से उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन भी बोलते हैं, पर्णपाती वन भी, इसके दो टाइप्स हैं, आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती, ठीक। ये चीजें हैं। एक तरीके से आप देखें तो सबसे बड़े विस्तृत क्षेत्र, ये एक तरीके से आप देख रहे हैं, ये क्षेत्र जो है पर्णपाती वन के अंदर आता है, ठीक। तो पर्णपाती वन में मैंने लिखा है आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती, ठीक। जैसे वेस्टर्न यूपी का इलाका है, वेस्टर्न यूपी में जैसे आप मैपिंग के थ्रू पढ़ेंगे, जैसे ये हमारा ये क्षेत्र है, कुछ बिहार का है, कुछ झारखंड का, कुछ मैंने मानसून में ही बताया था, जब इंडिया में जब ये मानसून एंटर करता है दक्षिण पश्चिम मानसून से होकर, जब ये दक्षिण पूर्व से एंटर करता है बंगाल से, तो बंगाल का क्षेत्र एक तरीके से तटीय क्षेत्र तो एक तरीके से मैंग्रोव में चलाएगा, लेकिन अब जब बंगाल से धीरे धीरे ईस्ट से वेस्ट की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो वर्षा की मात्रा घटती है, तो वनस्पति में भी अंतर देखते हैं। वनस्पति में अंतर क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि दो फैक्टर हैं वनस्पति के लिए, एक है सॉइल पे डिपेंड करता है, मृदा पे डिपेंड करता है, और एक डिपेंड करता है आपकी बारिश पे, कि कैसे किस जगह कितना बारिश हो रहा है, संघनन वनस्पति पाई जाएगी या थोड़ी सी कम वनस्पति पाई जाएगी, ठीक है, ये चीजें हैं। तो आप जैसे वेस्टर्न यूपी आप चले जाएंगे, सहारनपुर चले जाइए, इटावा चले जाइए, आगरा चले जाइए, उन क्षेत्रों में आप देखेंगे थोड़ा सा बारिश कम होती है ना, तो जिसके कारण वनस्पति हमें थोड़ा सा कम देखने को मिलती है इन कंपेरेटिवली हमें ईस्टर्न साइड के। वही चीज है आर्द्र पर्णपाती इन क्षेत्रों में, इन पूरे क्षेत्रों में देखिए कि एक तरीके से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है, लेकिन उसमें भी दो टाइप है, आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। तो शुष्क पर्णपाती यहाँ भी पाई जाएगी, ठीक, जहां पे पानी की मात्रा थोड़ी कम मिलती है, और आर्द्र पर्णपाती जहां पानी की मात्रा थोड़ी ज्यादा मिलती है उनके कंपेरेटिवली में, ठीक है। अगर सदाबहार वन की बात की जाए, कितनी मतलब सेंटीमीटर बारिश होती है, 200 सेंटीमीटर बारिश होती है, अप्रोक्स टेम्परेचर देखा जाए तो 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होते हैं। अगर कुछ एग्जाम्पल इसके देखे जाएं तो आप देख सकते हैं, आबनूस देख सकते हैं, महोगनी देख सकते हैं, ये सब चीजें हैं। और इसमें पर्णपाती में देख सकते हैं, नीम देख सकते हैं, शीशम देख सकते हैं, जो मैं स्थानीय क्षेत्रों में, जैसे जिन क्षेत्रों में इस समय निवास करते हैं, एक तो गंगेटिक प्लेन या एक तरीके से ये बीच के क्षेत्र में जो भी चीजें हमें पाई जाती हैं उसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ठीक। आइए चलते हैं पर्वतीय वन या शंकुधारी वन। शंकुधारी वन क्यों बोलते हैं? जैसे जैसे पर्वत के ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज के डिक्रीज, टेम्परेचर हमेशा डिक्रीज होता है, जिसके कारण वनस्पति में अंतर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे जैसे आप ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे तो वनस्पति कम मिलती चली जाती है, और वनस्पति धीरे धीरे उसकी हाइट डिक्रीज होती चली जाती है, वो घास के मैदान में परिवर्तित है, जिसको टुंड्रा भी बोल सकते हैं या अल्पाइन की चारा घास, ये सब चीजें बोल सकते हैं, ठीक है। तो पर्वतीय वन का क्षेत्र आप देखें तो जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, और कुछ अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, ठीक है, इन क्षेत्रों में। और एक तरीके से आर्द्र पर्णपाती का मैंने वो बारिश नहीं बताया, 70 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है, मैं लिखाऊंगा, घबराइए मत, अभी मैं लिखा दूंगा, ठीक है, 70 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है। और हाँ, पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश जो होती है 90 से 150 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, ठीक। ये मरुस्थलीय वन आप जानते हैं, राजस्थान और कच्छ का इलाका, जिन क्षेत्रों में आपको पता है कि ये क्षेत्र क्यों सूखा रह गया, क्योंकि अरावली के समानांतर यहाँ देखिए जब मानसून एंटर करता है तो एक तरीके से जब आप एक तरीके से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब बताऊंगा जियोमॉर्फोलॉजी में, तो मैं आपको पूरे, हालांकि मैंने बताया है लेकिन उसमें फिर मैं विस्तार से बताऊंगा क्या चीज इसका, भारतीय मरुस्थल का निर्माण कैसे हुआ, ठीक। ये पहले ओशियन का पार्ट था, चलिए ये चीज आगे मैं बताऊंगा, नॉर्मल बता दिया मैंने। ये अरावली का क्षेत्र है, ठीक। जब यहाँ से मानसून एंटर करता है, ठीक, तो इसके समानांतर होती है
तो मानसून समानांतर एंटर कर जाता है, तो ये एक तरीके से अरावली यहाँ पे है, ठीक। समानांतर होने के कारण मानसून पहाड़ या किसी हाइट से टकराता नहीं, जिस कारण यहाँ बारिश उतनी नहीं हो पाती, ठीक। और ये जाती है धर्मशाला, और ये इन साइड के साथ मतलब जो बंगाल के साइड से जो शाखा है और अरेबियन शाखा की शाखा मिलके धर्मशाला के पास बारिश कराती है, ठीक। ये कारण है। और यहाँ पे अप्रोक्स आप देखेंगे 70 सेंटीमीटर बारिश होती है, कोई फिक्स भी नहीं है, 70 से 50 सेंटीमीटर स्थलाकृति पर निर्भर करती है किन क्षेत्रों में कैसी बारिश होगी, ठीक। मैंग्रोव वन आप सब जानते हैं। मैंग्रोव वन एक तरीके से उन क्षेत्रों को बोला जाता है जहां पे मैदानी नदी या जो हिमालयन नदियां जो होती है बंगाल में मिलने से पहले, एक तरीके से समुद्र में मिलने से पहले डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा में कौन कौन सी? महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, गंगा डेल्टा, कावेरी डेल्टा नहीं होगा, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ ऑप्शन देके कि इन क्षेत्रों में मैंग्रोव वन किस डेल्टा में पाई जाएगी। बाकी तीनों में था, लेकिन पता नहीं कैसे वो आंसर लिया नहीं, तो कावेरी आप लोग एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। इन क्षेत्रों में पाई जाती है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ठीक है। एक बार अपना रीचेक कर लीजिएगा आप लोग। तो मैंग्रोव वन की एक तरीके से खासियत क्या होती है? एक तरीके से हाइट कम होती है इनकी, ठीक। हाइट भी कम होती है, प्लस एक तरीके से आप देखेंगे झाड़ी टाइप की होती है, जैसे कि ये राजस्थान या कच्छ वाले में वो तरीके से सूखे एरिड जोन में जो प्लांट्स पाए जाते हैं, यहाँ पे भी हाइट कम होती है, ठीक। लेकिन यहाँ पे इन दोनों में अंतर क्या है? ये वनस्पति एक तरीके से नमकीनी क्षेत्रों में या समुद्र के पानी, खारे पानी में देखने को भी मिलती है, जिसके कारण आप देखेंगे जब कभी सुनामी या चक्रवात, यूपीएससी में इसमें क्वेश्चन पूछा भी हुआ, ठीक। जब क्वेश्चन बोल रहे हैं, जब एक तरीके चक्रवात या एक तरीके से सुनामी जब आती है तो समुद्र के पानी को एक तरीके से वो रोकती है, जिसके कारण की थोड़ा सा हेल्प करती है कि मतलब कि यहाँ नुकसान, एक तरीके से प्राकृतिक आपदा का नुकसान हमें कम देखने को मिलता है, ठीक। आइए थोड़े से इसके बारे में बताता हूँ, आरक्षित वन और संरक्षित वन। आरक्षित वन में मैंने शुरू में बताया, आरक्षित वन एक तरीके से आप देखेंगे गवर्नमेंट द्वारा प्रोटेक्टेड एरियाज होता है जहां पर ह्यूमन इंटरफेयर बिल्कुल अलाउ नहीं होता है। लेकिन वहीं संरक्षित वन एक तरीके से प्राइवेट भी हो सकता है। आप लोगों ने बायोलॉजी, अगर जिस लोगों ने पढ़ा होगा बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ा होगा, जैव विविधता क्षेत्र। जैव विविधता क्षेत्र एक तरीके से हम उन क्षेत्रों को कहते हैं जहां पर स्पीसीज या प्लांट स्पीसीज को हम रिजर्व कर जो एक्सटेंट होने वाले हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक, उन चीजों को। तो संरक्षित वन में कुछ छूटें दी जाती है जहां पर हम रिसर्च कर सकते हैं, पशुचारण कर सकते हैं, इमारती लकड़ियों को हल्का फुल्का काट सकते हैं, एक्सेसिव नहीं, ठीक है। राष्ट्रीय वन नीति क्या है, ठीक। राष्ट्रीय वन नीति क्या है? आप जाएंगे एक तरीके से 1894 में ही पहली राष्ट्रीय वन नीति अंग्रेजों द्वारा एक तरीके से वनस्पति, जैसे प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में एक तरीके उनका विश्लेषण या उनकी रिपोर्ट 1894 में ही एक तरीके से अंग्रेजों द्वारा ही प्रयास किया गया था भारतीय उपमहाद्वीप में, ठीक। लेकिन भारत के आजाद होने के पश्चात 1952 में पहली राष्ट्रीय वन नीति आई थी, ठीक, जिसके परिणाम स्वरूप उसका नाम बदलकर 1988 में राष्ट्रीय वन नीति कर दी गई, ठीक। इसमें क्या है? इसके कंडीशन या एक तरीके से इसके फीचर्स या विशेषता क्या बोल सकते हैं? भारतीय भूभाग पर एक तरीके से आप देखेंगे भारतीय भूभाग पर इसके हिसाब से 33% वन होने चाहिए, जो कि कंप्लीट नहीं है। वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो 23.38% ही या इससे अब बढ़ गया 24% ही क्षेत्र पर ही वनस्पति में देखने को मिलती है, ठीक। और कुछ इसकी फैक्टर एक तरीके से कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये थी कि मतलब कि प्राकृतिक वनस्पति को हम कैसे बचाएं, एक तरीके से सॉइल इरोजन से होने वाले प्राकृतिक आवरण को जो नुकसान हो रहा है उसको कैसे बताएं, ठीक है। ये चीजें उसके बाद मैं कुछ चीजों को लिखाता हूं, आप लोग नोट करिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, जो हमने पढ़ा उसके बारे में कुछ लिखा, उस पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक। किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है? पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व पहाड़ी। उत्तर पूर्व का मतलब होता है कि आप नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन क्षेत्रों में, ठीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसका मतलब ही होता है कि ये पत्तियां या ये वनस्पति एक तरीके से साल भर आप देखें या एवरी ईयर आपको हरी भरी दिखेंगी, एक तरीके से अपनी पत्तियां पूरी तरीके से ये ड्रॉप आउट नहीं करती हैं, ठीक, एक तरीके से, ठीक। वर्षा कितनी होती है? पूछ देता है कभी कभी किन क्षेत्रों में पाई जाती है संबंधित 200 सेंटीमीटर रेनफॉल। तापमान कितना? तापमान 22 डिग्री सेल्सियस। कभी पत्ते नहीं झड़ते, ठीक। एग्जाम्पल कौन कौन से प्रमुख वृक्ष? रोजवुड, महोगनी और एबनी। इन चीजों को नोट डाउन करिएगा क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछता है। मृदा जितना इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देगा, ठीक है। इसीलिए मैं सीरीज वाइज करा रहा हूँ कि आपको समझ में आए। सारी चीज जलवायु पे है, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी आप लोग समझ लेंगे ज्योग्राफी में, तो एक तरीके से आप सारी चीजों को समझ लेंगे, ठीक है। तो चलिए दूसरे पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, या दूसरे टॉपिक पर, जो कि है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन का मतलब ही होता है पूरी तरीके से पत्तियों को ड्रॉप आउट करती है। जब शुष्क मौसम आता है तो पत्तियों को पूरी तरीके से ड्रॉप आउट कर देती है, ठीक। ये मतलब होता है, इसे मानसूनी वन भी कहते हैं, ठीक। वर्षा कितनी होती है? 70 से 200 सेंटीमीटर।
आर्द्र, इसमें भी दो टाइप है, आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। मैंने बताया, जैसे मैं फिर से बता दे रहा हूँ, एग्जाम्पल लिखिए। जैसे ये बिहार है, ठीक, ये बिहार का क्षेत्र, इसके एक तरीके से किशनगंज, कटिहार, ये सब चीजें, और ये बंगाल का क्षेत्र है, ठीक। जब दक्षिण पूर्व से मानसून जब एंटर करती है, ठीक, और यह है यूपी का क्षेत्र। यूपी का आप लोग क्षेत्र जानते हैं कैसे है, ठीक, ये है, ये यूपी का क्षेत्र है। तो ये आप जानते हैं कि ये वेस्ट साइड है और ये ईस्ट साइड है, क्योंकि हमने ग्लोब पे बताया, ग्लोब पे क्या चीज, जब ये दक्षिण पूर्व मानसून, दक्षिण पूर्व इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दक्षिण से होते हुए ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ बढ़ती है, ठीक, इसलिए मैं इसे दक्षिण पूर्व बोल रहा हूँ मानसून। जब ये एंटर करती है बंगाल से होते हुए, तो बंगाल में कुछ बारिश ज्यादा कराएगी, उससे ज्यादा यहाँ पे, मतलब जब यहाँ पे जाएगी तो यहाँ बारिश कुछ ज्यादा होगी। जैसे जैसे इससे मतलब पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे, तो एक तरीके से मॉइस्चर बोले, एक तरीके से बारिश में जो होती है कमी आती चली जाती है, ठीक। तो एक तरीके से आप देखेंगे ये ईस्टर्न यूपी है, ये एक तरीके से ईस्टर्न यूपी, यहाँ बारिश ज्यादा होगी इन कंपेरेटिवली वेस्टर्न यूपी के, जो इटावा, आगरा, मैनपुरी, ये सब चीजें जगह जो है, और ये वेस्टर्न यूपी का क्षेत्र जितना भी है, ठीक। तो वनस्पति में अंतर कैसे होगा? वनस्पति दो चीजों पर निर्भर करती है, एक तो मृदा पर निर्भर करती है, एक तो जलवायु। हालांकि बहुत सारी चीजें इफेक्ट करती हैं, समुद्र तल से दूरी कितनी है, क्लाइमेटोलॉजी को, न कि इसको, क्लाइमेटोलॉजी को इफेक्ट करती है, हाइट कितनी है, किस क्षेत्र में कैसी स्थलाकृति, इन चीजों को, ठीक है। इसलिए मैं पूरी चीजों को बेसिक बता रहा हूं कि आप लोग चीजों को कंटेन करते हुए चलें और कंफ्यूज ना हो, ठीक। ये है, तो इन क्षेत्रों में क्या पाया जाएगा? शुष्क पर्णपाती वन, और इन क्षेत्रों में आर्द्र पर्णपाती वन, इसीलिए मैंने लिखा भी दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पे। आर्द्र पर्णपाती वन में क्या होता है? 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर, क्योंकि थोड़ी सी बारिश कंपेरेटिवली उससे ज्यादा होती है, ठीक। क्षेत्र कौन कौन सा है? उत्तर पूर्व राज्य उड़ीसा है, कुछ क्षेत्र आप बंगाल का ले सकते हैं, ठीक। मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं? सागवान है, नीम है, शीशम है, महुआ है, चंदन। जैसे हम लोग यूपी बिहार से हैं, तो बिहार में आप लोगों ने नॉर्मली ये महुआ सुना होगा, महुआ का पेड़ जो एक तरीके से ड्रिंक व्रिंक बनने के लिए बहुत फेमस है बिहार में। आप आए दिन घटना सुनते ही रहेंगे कि लोग, कई लोग पी के कई लोग चले भी जाते हैं। तो वही चीजें हैं, सागवान, नीम, शीशम, चंदन और महुआ इन क्षेत्रों में पाई जाती है। अब आइए शुष्क पर्णपाती वन, जो वेस्टर्न यूपी या एक तरीके से पश्चिमी बिहार का भी क्षेत्र है। वर्षा कितनी? 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। उत्तर प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र, बिहार का पूर्वी, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र, ठीक, लेकिन बिहार में भी एक तरीके से, ठीक, बिहार का भी पश्चिमी क्षेत्र सूखा क्षेत्र, मतलब सूखा भी नहीं बोलेंगे, एक तरीके से बारिश थोड़ी कम होती है, ठीक। जैसे कि आप वेस्ट चंपारण चले जाएं, अब बक्सर चले आइए, कैमूर डिस्ट्रिक्ट चले आइए, रोहतास चले आइए, इन सब क्षेत्रों में थोड़ी सी बारिश कम होती है ईस्टर्न बिहार के कंपेरिजन में, ठीक। मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं? पलास, अमलतास और बेल, ठीक। अब आइए हम तीसरे टॉपिक पे चलते हैं, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन या झाड़ीदार वन भी बोल सकते हैं, जो कि राजस्थान और गुजरात और कच्छ के इलाकों में देखने को मिलती है। इसकी विशेषता यह है, एक तरीके से यहाँ पे बारिश उतनी तो होती नहीं है, इसीलिए जो पत्तियां होती हैं वो एक तरीके से आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जो पत्तियां हैं कांटों में परिवर्तित होती है। जल को संरक्षित, मतलब जल को कंजर्व या संरक्षित रखने के लिए जो पत्तियां होती हैं वो नुकीली टाइप की हो जाती है, जिसके कारण की हाइट भी छोटी हो। जैसे एग्जाम्पल में आप कैक्टस ले लीजिए, एक तरीके से आप बेर ले सकते हैं, खजूर, बेर, मतलब एरिड एरिया में जो वृक्ष हमें देखने को मिलते हैं, जिसके लिए पानी की मात्रा बहुत कम, उनकी हाइट भी बहुत छोटी होती है, ठीक। वर्षा कितनी हुई? मतलब 50 सेंटीमीटर। कौन कौन से क्षेत्र में? दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, गुजरात का कच्छ वाला क्षेत्र, ठीक। मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं? बेर, खजूर, खैर और खेजड़ी। इन चीजों को नोट कर, इसलिए मैं पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि किसी भी एग्जाम को अगर आप टारगेट करें, पढ़ें, तो एग्जाम क्वेश्चन को टैकल कर लेना, ठीक है। इन चीजों को नोट करिए, फिर 2-3 पॉइंट और बच्चों को लिखाता हूं मैं। चलिए चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, पर्वतीय वन, ठीक। पर्वतीय वन को एक तरीके से शीतोष्ण वन भी बोलते हैं, क्योंकि ध्रुव की तरफ चले, एक तरीके से इंडिया के हिसाब से आप जाएंगे तो एक तरीके से उत्तर की तरफ मिलते हैं हमें, हिमालयन माउंटेन की साइड पर्वतीय वन, ठीक। कौन कौन सा क्षेत्र है? जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इन क्षेत्रों में पर्वतीय वन हमें देखने को मिलते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ, ठीक, तापमान घटता है। ऊपर जैसे जब तापमान घटता है तो वनस्पति में अंतर आता है, ठीक है। टेम्परेचर भी एक फैक्टर है वनस्पति के अंतर में, मतलब कि किन क्षेत्रों में कैसी वनस्पति पाई जाएगी, ठीक। जहां पर हमें टुंड्रा वनस्पति देखने को मिलती है, ठीक। पूछता है टुंड्रा वनस्पति किन क्षेत्रों? पर्वतीय वन में, या हाइट पे जाएंगे तो टुंड्रा वनस्पति में देखने को मिलता है। कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक। और फिर आप कभी जाएंगे या कभी क्वेश्चन उठा के प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको
अल्पाइन के चारागाह या घास का मैदान भी आपको देखने को, जो कि ठंडे प्रदेशों में देखने को मिलता है। आप देखेंगे जब ऊपर पे हाइट पर देखेंगे तो मॉस और लाइकेन भी देखने को मिलते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में या ध्रुवों के साइड आप जब जाएंगे तो मॉस और लाइकेन के घास देखने को मिलते हैं। ठीक, 1000 से 2000 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक, जिसमें चेस्टन वन है। ये मैंने अलग अलग हाइट के हिसाब से लिखा है क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पीसीएस में उठा के देखे, क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। हाइट के हिसाब से मेजरमेंट के देख पूछ देता है कि किन क्षेत्रों में या कितने हाइट पे कौन सा वन पाया जाता है या कौन सा किस प्रकार की वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक, 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर ब्लू पाइन और स्प्रूस वन पाए जाते हैं। ठीक, ये चीज आप लोग नोट डाउन जरूर करिएगा। 3000 से 4000 ऊंचाई पे सिल्वर फर और जूनिपर पाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। ठीक, रोडेड्रॉन आदि वन मिलता है। ठीक, दक्षिण भारत में मिलने वाले वनस्पति को शीतोष्ण बोल रहे हैं। ठीक, सोलास कहते हैं। ठीक, देखिए इसमें अंतर क्या है। दक्षिण भारत में भी माउंटेन्स है, वेस्टर्न घाट का इलाका हो गया, कुछ आप देखेंगे तमिलनाडु का या आंध्र प्रदेश में कुछ महेंद्रगिरी पर्वत उन क्षेत्रों में। इनकी हाइट अगर मैक्सिमम हाइट जाती है तो 1500 मीटर जाती है। ठीक, 1500 मीटर, ये 1500 मीटर। इसमें भी जब हाइट पर जाएंगे तो हमें शीतोष्ण कटिबंधीय वन मिलते हैं, लेकिन वही हम नीचे जब आएंगे तो आर्द्र शीतोष्ण या उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन वहां पे मिलते हैं। ठीक, इन क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं हाइट पर, उसको 16, क्वेश्चन पूछता है कि 16 वन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो आप देख बोलेंगे दक्षिण भारत के माउंटेन या पर्वतीय क्षेत्रों में मिलते हैं। उनमें कौन कौन से माउंटेन्स आप ले सकते हैं, अन्नामलाई ले सकते हैं, नीलगिरी पहाड़ी ले सकते हैं, तरीके से इलायची की पहाड़ी, कदरमंग की पहाड़ी, इन क्षेत्रों को आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। ठीक, आइए मैंग्रोव वन की तरफ चलते हैं। मैंग्रोव वन डेल्टाई क्षेत्रों में, बंगाल के सुंदरवन डेल्टा इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। ठीक, मैंग्रोव वन एक तरीके से आप देखेंगे 6740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों में फैला है भारत में, विश्व का 7%। ठीक, भारत के पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ। ये अंडमान और निकोबार एवं पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में अत्यधिक विकसित है। ठीक, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि किन डेल्टाई नदियों क्षेत्रों में। इसके अलावा आप देखेंगे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और गंगा के डेल्टाई क्षेत्र, सुंदरवन डेल्टा गंगा के ही डेल्टाई क्षेत्र में है ना, इसलिए इन चीजों को आप नोट डाउन करेगा। और नोट डाउन करने का ये मतलब नहीं कि रिवीजन करेंगे तब जाके क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक, राष्ट्रीय वन नीति मैंने बताया था, पहली राष्ट्रीय वन नीति अगर देखी जाए तो 1952 में ही आई थी। ठीक, इसका परिवर्तित नाम 1928 में आया। इसके अनुसार आप देखेंगे वर्तमान में आप देखेंगे 23.38 भाग पर ही भारत में वन है, जो कि इसके अनुसार ये गलत है, क्योंकि इसने जो अपने आंकड़े बताया था राष्ट्रीय वन नीति 33% क्षेत्रों पे भारतीय उपमहाद्वीप में हमें वन देखने को मतलब रहना चाहिए। ठीक, अभी उस लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सका है, प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि क्लाइमेटोलॉजी कितनी तेजी से चेंज हो रही है। इसी बार आपको इफेक्ट दिख गया होगा, क्योंकि टेम्परेचर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही नहीं, एक तरीके से कई जगहों पर आपको हाई टेम्परेचर, कहीं वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिला है। ये क्लाइमेटोलॉजी एक तरीके से क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है, एक तरीके से आप देखेंगे तो एक तरीके से हमें अभी भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय के लिए हम लोग पढ़ते हैं सतपोषित विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। इसी में आप पढ़ेंगे, हमने संरक्षित और आरक्षित वन को बताया, उसका एक तरीके से मोटिव क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब किसी चीज को यूज करते रहना और आने वाले समय के लिए भी उस चीजों को बचा कर रखना। ठीक, वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है। आई होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा आप लोगों को तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन, और अपने दोस्तों को भेजिए ये वीडियो ऐसे, अगर समझ में आ रहा है तो। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।